नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। जर्नल साइंस सामान्य विज्ञान बायोलॉजी की सीरीज शुरू कर रहे थे और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है भाई, आज का टॉपिक होगा एनिमल किंगडम। आप पढ़ेंगे, ठीक है भाई, वीडियो नंबर 5। ठीक है, एनिमल किंगडम पूरा देखेंगे। मैं आपके साथ आयुष शर्मा और भाई आपके साथ बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स के साथ हाजिर हूँ। और आपकी रेलवे ग्रुप डी की हुई, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हुआ, दिल्ली पुलिस में तो बहुत नॉर्मल साइंस आती है और हमारा साइंस का लेवल आपने पता होगा कि कैसा है। और हरियाणा सीटी 2025, एसएससी सीटी 2025 के लिए रामबाण सीरीज शुरू कर दी है। उससे पहले हम मोनेरा किंगडम पढ़ के आ चुके हैं भाई। मोनेरा के बाद हमने कौन सा किंगडम पढ़ा था? मोनेरा के बाद हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था। प्रोटिस्टा के बाद हमने फंगस पढ़े थे। ठीक है भाई, आज एनिमल किंगडम की बात करेंगे। ठीक है भाई, सारे के सारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लोगे भाई। चैनल सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी, ले भाई शुरुआत है भाई। एनिमल किंगडम पढ़ेंगे भाई, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम। पेन का कलर कर लेते हैं चेंज और आप ध्यान से सुनना है, हर एक चीज बहुत अच्छे से आपको कराई जाएगी। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करते हैं। जो एनिमल है वे दो तरह के एनिमल होते हैं, एक तो कोर्डेटा बोलते हैं और एक नॉन कोर्डेटा। ये कोर्डेटा असल में होता क्या है? कोर्डेटा होता आपकी रीढ़ की हड्डी। किसकी हड्डी? रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं कोर्डेटा। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वे होते हैं कोर्डेटा। और इनका ही दूसरा नाम होता है वर्टिब्रेट। इनका ही दूसरा नाम होता है वर्टिब्रेट। और ये नॉन कोर्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी, मतलब जिसमें अपनी ये रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उसको नॉन कोर्डेटा बोलते हैं। और इन्हीं को इनवर्टिब्रेट बोल देते हैं और हिंदी में बोलते हैं एको से रुकी। समझ में आ गया? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं साथियों। जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वे क्या होते हैं? हमारे वर्टिब्रेट या बोल देते हैं कोर्डेटा। ठीक है, जब जंतुओं में नोटोकॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसको इनवर्टिब्रेट या नॉन कोर्डेटा बोल देते हैं। देखो भाई, जो ये हमारे जिनमें रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी जिन जंतुओं में पाई जाएगी, जो उनका हार्ट होगा, जो दिल होगा, वह कित होगा? वेंट्रिकल में, मतलब आगे होगा। क्योंकि देखो भाई, पीछे तो रीढ़ की हड्डी होगी, पाछे तो रीढ़ की हड्डी ने जगह घेर ली, पर दिल तो आगे ही होगा। समझ में आई मेरी बात? तो भाई जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रिकल आगे होता है। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनका हार्ट पिछले भाग में होता है। स्वाभाविक सी बात है। आगे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है वो भी आगे होता है। और जिनमें नॉन कोर्डेटा में नर्वस सिस्टम वेंट्रिकल मतलब कि पीछे होता, वेंट्रिक सॉरी एक बात गलती होगी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। क्योंकि भाई जो अपना नर्वस सिस्टम है आदमियों में, ठीक है, मनुष्य में, वो रीढ़ की हड्डी पर ही है। ठीक है, जो पूरी की पूरी जो है रीढ़ की हड्डी है हमारी, ठीक है, उस पर ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम टिका हुआ है। तो बताइए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, रीढ़ की हमारी हड्डी पीछे है तो हमारा नर्वस सिस्टम भी पीछे ही होगा। और जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित ही नहीं होती उनमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है? पीछे, वेंट्रिकल पीछे होता है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है होलो सिस्टम होता है और सिंगल होता है, जबकि इनमें नॉन वर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट में सॉलिड नर्वस सिस्टम होता है और डबल होता है। सॉलिड होता है और डबल होता है, अपने में सिंगल हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिन जंतुओं में, उनमें गिल्स आप बोलोगे जी गिल्स तो गलफड़े होते हैं। बिल्कुल गलफड़े होते हैं भाई। ये जब उपस्थित होते हैं जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है ना, माँ के गर्भ में होता है जब बच्चा, तो जो माँ के गर्भ में कुछ फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, जिसमें बच्चा एक प्रकार से तैरता है। तो उस समय जब बच्चा विकसित हो रहा होता है, ठीक है, मतलब कि दुनिया में बाहर आ रहा होता है, तो उसमें गिल्स अवेलेबल होते हैं। समझ में? तो उनको ही बोला जाता है फेरेक्सियल गिल्स। तो फेरेक्सियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं कोर्डेटा में। ठीक है, नॉन कोर्डेटा में यह एब्सेंट होते हैं। समझ में आई?
आगे चलेंगे, पोस्ट एंड टेल पाई जाती है। आप देखो आपकी जो पीछे आप देखोगे कि जो ये अपनी स्पाइनल कोड है ना, रीढ़ की हड्डी है, इसके लिए पूंछ जैसी बाह है। पश्च गुदा पूंछ नहीं पाई जाती, इसमें यह पूंछ नहीं पाई जाती। ठीक है भाई। जो हमारे नॉन कोर हैं, जो हमारे सॉरी कोर हैं, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, पर इनमें इनमें इमोसाइनिन पाया जाता है, इमोसाइनिन। देखो भाई, साइन जहाँ पे लिखा मिल जाए साइनिन, उसका मतलब है नीला खून। ठीक है। और हीमोलिम्फ सफ़ेद खून, और हीमोग्लोबिन लाल खून। ठीक है। ये सारे के सारे कितने प्रकार के खून हमें देखने को मिलते हैं नॉन कोर में। हीमोग्लोबिन हमें केचुए में देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि केचुए में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, नहीं होती ना। ठीक है। हीमोलिम्फ, ठीक है, लिम्फोसाइट आपने पढ़े होंगे, ब्लड में लिम्फोसाइट होते हैं जो क्या किस में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में होते हैं। ठीक है। तो जो हीमोलिम्फ होते हैं वो सफेद खून में, और इमोसाइनिन नीले खून में। समझ में आई ये बात? ठीक है। जिन जिन को समझ में आ चुकी है ये सारा का सारा। ठीक है। अगर आप इस सभी के, तो ये हमारे प्यारे मैंने अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स है। अगर आपको इनको लेना चाहते हो ना भाई, इन नोट्स को लेना चाहते हो, तो भाई सीधी सीधी बात है भाई, ये इनका भाई प्राइस होगा भाई, प्राइस लगेगा, छोटा सा एक अमाउंट लगेगा। ठीक है। हम आपको अपने नोट्स बैच में ऐड कर देंगे, साइंस के नोट्स बैच में, और जो भी वीडियो पढ़ाएंगे उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी भाई। इन सभी का प्राइस, इन सभी नोट्स का जो प्राइस होगा बहुत अफोर्डेबल होगा भाई, मात्र 150 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है भाई। 150 रुपये में आपको पूरी बायो के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई। बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे भाई। अगर आप इन नोट्स से अपनी पढ़ाई सही तरीके से करना चाहते हो तो भाई आप इन्हें खरीद सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे तो मैं फ्री आपको इस पे पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है भाई। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सीधी पीडीएफ निकलवा लूँ तो आपको 150 रुपये देने होंगे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है, हमारी बहुत मेहनत लगती है भाई। ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। हमने पढ़ लिया एनिमल कितने प्रकार के होते हैं, कोर डेटा और नॉन कोर डेटा, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। आगे चलते हैं भाई, और भी हैं, और भी एक आधी चीज़ इनके बारे में देख लेते हैं। जो इनमें होमोग्लोबिन होता है वो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में पाया जाता है, जबकि नॉन कोर डेटा में प्लाज्मा में होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो हीमोग्लोबिन किन में नॉन कोर डेटा में कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है। अंतः कंकाल, ठीक है, इनर स्केलेटन तथा बाह्य कंकाल, ठीक है, आउटर स्केलेटन दोनों पाए जाते हैं। अंतः कंकाल तथा बाह्य कंकाल अलग होता है। समझ में आई? और इनमें नॉन कोर डेटा में अंतः कंकाल तथा बाह्य कंकाल हो भी सकते हैं पर नहीं भी हो सकते। ठीक है। और ज़्यादातर आपको एक ही देखने को मिलता है, दोनों एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं। समझ में आई बात? एक देखो भाई, इसमें मेनली देखो रीढ़ की हड्डी किन किन में होती है, आपने सभी ने पता होगा भाई, जितने भी मैमल्स है, स्तनधारी है। स्तनधारी क्या होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं भाई। बर्ड्स में हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिशेज होगी, ये जो मत्स्य वर्ग है, ठीक है, उभयचर वर्ग है, सरीसृप है, पक्षी है, इनमें सारे के सारों में क्या पाए जाते हैं भाई? रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड अवेलेबल होती है। समझ में आई? अब बात भाई करते हैं भाई, सबसे पहली बात अब जो हमें पढ़ना है नॉन कोर डेटा। सबसे पहले हम नॉन कोर डेटा के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं भाई। ठीक है भाई। ये नॉन कोर डेटा को देख लेते हैं, कौन कौन से है भाई नॉन कोर डेटा। ठीक है। नॉन कोर डेटा में कौन कौन से आते हैं? एक तो सबसे पहले भाई पोरीफेरा आता है प्यारे साथियों, पोरीफेरा आता है, याद रखना क्या आता भाई? पोरीफेरा आता है, निडीरिया आता है, और निडीरिया का दूसरा नाम क्या भाई? सिलेंट्रेटा है। निडीरिया का दूसरा नाम है भाई सिलेंट्रेटा है। फिर है भाई टिनोफोरा, उसके बाद प्लेटी हेलमंथीज, जिनको हिंदी में चपटे कर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चपटे कर्मी बोला जाता है। उसके बाद एसके हेलमंथीन्स और एनलीडा। क्या भाई? एनलीडा। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो ये एसके हेलमंथीज हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? इन्हें और किस नाम से बोला जाता है? इनको जाना जाता है नेमेटोडा।
नेमेटोडा, किस नाम से? नेमेटोडा। एस्कल हेलमिंथेस को नेमेटोडा भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलास्का फाइलम आता है। उसके बाद हम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा क्या आता है भाई? इकाइनोडर्मेटा आता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे नॉन कोर्डेटा फाइलम के हैं। ठीक है, नॉन कोर्डेटा, ठीक है, नॉन कोर्डेटा के हैं। समझ में आई? ये बारी आपको सभी के सभी याद रखने हैं, सभी के सभी एक बार याद कर लेते हैं। जूम करके देखो भाई, सारे के सारे आपके सामने नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद निडीरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एस्के हेल्मिन्थेस का दूसरा नाम है नेमेटोडा। सबसे पहले याद करेंगे, सबसे पहले कौन सा है? पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद कौन सा है? निडीरिया, क्या है? निडीरिया, निडीरिया के बाद टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेल्मिन्थेस या नेमेटोडा, फिर एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और मोलास्का, और फिर आता है इकाइनोडर्मेटा। अब बारी बारी इन सभी को ध्यान से देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, एएस स्टडी स्टेबुलेटर की मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो ये एनिमल फाइलम है, एनिमल फाइलम को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है भाई? देखो भाई, एनिमल फाइलम को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, ये चीज हम देखने वाले हैं। एनिमल फाइलम को हम बेसिकली 3 तरीके से हम उनका विभाजन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। किस किस प्रकार से? एक, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको बांट सकते हैं, सिमेट्री के हिसाब से बांट सकते हैं, जर्म लेयर के हिसाब से बांट सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और जर्म लेयर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको बांटते भाई। देखो भाई, वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस आपको जरूर सुनाई देगी। ठीक है भाई, अगर बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे तो उसको इग्नोर करना, सिर्फ आप हमारे नोट्स में ध्यान देना और चीज़ों को समझना। देखो भाई, देखो सबसे पहले जल्दी सिलेबस करने का तरीका यही होता है कि हमें सबसे पहले एक अच्छे स्टडी मटेरियल और अच्छे नोट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है भाई, बुक तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, पर ऐसे नोट्स होने चाहिए जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और वे नोट्स एक्सप्लेन और हो जाएं तो उससे अच्छी बात तो होती ही क्या है। तो मतलब कि स्पीड में सिलेबस करना है तो आपको नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में सिलेबस भी आप नोट्स से ही कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो साथियों, ये चीज़ आपके लिए एएस स्टडी स्टेबुलेटर मैं यानी आयुष शर्मा आपके लिए ये चीज़ कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं इन नोट्स की पीडीएफ लेना तो आप इन नोट्स की पीडीएफ ले सकते हो। ज़्यादा प्राइस नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस है भाई। ठीक है भाई, 150 रुपये देने हैं, मात्र 150 रुपये में ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बायोलॉजी की मिल जाएगी। जब हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स की तो हम आपको फिजिक्स की भी देंगे, केमिस्ट्री की भी देंगे, और ये रेलवे ग्रुप डी, चाहे एचएसएससी सीईटी हो गया या फिर कोई भी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली 2025 के हैं, ये आपके जल्दी सिलेबस करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपका ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ये पूरी की पूरी जो साइंस है ना, पूरी की पूरी साइंस 40 दिनों में मैं करवा दूंगा। ठीक है, 40 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ये बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जीव जंतुओं को उनके शरीर संगठन के आधार पर विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये स्तर सरलतम से जटिलतम की ओर क्रमबद्ध होते हैं। जैसे कि सबसे पहले लेवल और ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। सबसे है प्रोटोप्लाज्मिक या ए सेलुलर लेवल। यह संगठन का सबसे सरल स्तर है जहां संपूर्ण जीवधारी एक ही कोशिका या सिंगल सेल में होता है। यह स्तर यूनिसेलुलर जीवों में पाया जाता है। तो यूनिसेलुलर जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो भाई इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें भाई सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ आता है। भाई कौन सा आता है? प्रोटोजोआ संघ आता है।
कौन सा संघ आता है साथियों? प्रोटोजोआ संघ आता है। ठीक है, ये आप कहोगे सर हमने तो प्रोटोजोआ पढ़ा ही नहीं होगा। अरे तुमने प्रोटिस्ट तो पढ़ा है, तुमने प्रोटिस्ट पढ़ा है ना, तो यही है वो। इस पे प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ आते हैं। क्या आते हैं? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं भाई? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर। तो अगर आपसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये पूछे, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपसे यह पूछता है कि प्रोटोप्लाज्मिक और एल सेलुलर लेवल के अंतर्गत कौन से आते हैं, बता देना है कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है, और यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें आता है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के उदाहरण आप सभी ने पता होंगे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। और कौन सा आता है साथियों? प्लाज्मोडियम। देखो ये आप पढ़ के आए हो। क्या मैं ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ? बताइए, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अमीबा की खोज किसने की? अमीबा की खोज किसने की? तो आपको बता देना है कि जी अमीबा की खोज तो रसेल वान ने करी थी। किसने करी थी? रसेल वान ने अमीबा की खोज करी थी। और इसमें अमीबा में जो प्रजनन कैसे होता है, इसमें होता है बाइनरी फ्यूजन। कैसा होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। अर्मोसन सूडोपोडिया के द्वारा इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ गया? तो ये चीजें मैंने पीछे पढ़ाई है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके एक बार देख लेना। साथ साथ में नोट्स बनाने तो साथ साथ में बना लेना, हमसे लेने तो हम दे देंगे। ठीक है, पैरामीशियम क्या कैसी होती है? चप्पल जैसे करती होती है भाई। युगलिना भी आप पढ़ के आए हो ना पढ़ के। युगलिना क्या होता है? युगलिना में एक फ्लैजला पाई जाती है जिससे वो मोशन करता है। ठीक है, और युगलिना में क्या पाया जाता है? हरित लवक जिसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है? बताइए भाई, प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम बताइए। प्लाज्मोडियम होता है आपके मच्छर में पाया जाता है, मच्छर में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेलुलर लेवल हो गया। अब तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, उसके बाद थोड़ा सा मैंने क्या बताया था कि ये सरलतम से कठिन की ओर है। अब हम ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे सेलुलर लेवल। जब जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं मल्टीपल सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन वे कोशिका टिश्यू का निर्माण नहीं करते। मतलब अभी तक टिश्यू नहीं बना है, सिर्फ सेलुलर लेवल पे है, तो इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब टिश्यू नहीं बने अभी तक, सिर्फ सेल हैं पर वे मल्टीपल हैं, तो वो होता है हमारा सेलुलर लेवल। इसमें कौन सा होता है? तो इसमें होता है पोरीफेरा। क्या होता है? पोरीफेरा। समझ में आया? इसमें हमारा होता है भाई पोरीफेरा, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, पोरीफेरा में क्या होते हैं? पोरीफेरा में स्पंज टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब इसमें स्पंज होती है। कैसी होती है भाई? स्पंज होती है। सेलुलर लेवल मतलब में सबसे अच्छा उदाहरण है पोरीफेरा। इसका बढ़िया एग्जांपल है स्पंज। समुद्र में पाई जाती है भाई स्पंज। ठीक है भाई, स्पंज देखी होगी। ठीक है, समुद्र में बहुत अगर देखोगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उनमें से ये एक स्पंज। और ये किसका उदाहरण है भाई? पोरीफेरा। उसके बाद चलते हैं भाई टिश्यू लेवल। इसमें क्या कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। विशिष्ट कार्यों के लिए उत्तकों का गठन होता है। अब भाई टिश्यू बन गया है। टिश्यू में क्या होगा? टिश्यू लेवल में है निडीरिया और टिनोफेरिया। टिश्यू में सीवाड़े कौन से? निडीरिया। क्या है? निडीरिया। और इसका दूसरा नाम है सिलिंट्रेटा। दूसरा नाम है निडीरिया का सिलिंट्रेटा। और एक है टिनोफोरा, यह भी सी से ही बनता है, टिनोफोरा। देखो वो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, वही है। सीक्वेंस से सभी को याद करने हैं। जो सबसे पहले एसेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक था, उसमें तो हमारा क्या था? उसमें तो हमारा प्रोटोजोआ था। उसके बाद सेलुलर लेवल में हमारा क्या आ गया था? पोरीफेरा। और टिश्यू लेवल में हमारा निडीरिया और टिनोफेरा। निडीरिया में क्या होती है भाई? निडीरिया जेलीफिश
जेलीफिश या सिलेंट्रेटा, जेलीफिश या सिलेंट्रेटा, टिश्यू लेवल में जेलीफिश या सिलेंट्रेटा, और इसका हाइड्रा एग्जाम्पल है, कोरल एग्जाम्पल है। इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं। निडेरिया और सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन आते हैं? जेलीफिश आती है, हाइड्रा आता है, ठीक है, और कोरल आता है। ठीक, क्या आता है? कोरल आता है। समझ में आई? देखो सिलेंट्रेटा मतलब सीढ़ा, जेलीफिश, जेलीफिश कैसी होती है? ठंडी, ठीक है, जेली कैसी होती है? ठंडी होती है। अब देखो भाई, सीढ़ा, सीढ़ा, हाइड्रा, हाइड्रा मतलब पानी, पानी भी कैसा होता है? सीरल होता है, सीढ़ा होता है, ठीक है। और भाई एक कोरल याद कर लेना है, ठीक है, कोरल, कोरल, कोरल भी सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, निडीरिया के अंतर्गत आता है। तो एक बार अपने मन में याद करो कि निडीरिया के अंतर्गत, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो आप सभी ने बता देना। जेलीफिश आती है, हाइड्रा आता है और कोरल आता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, उससे आगे चलते हैं भाई, टिनोफोरा, टिनोफोरा में कम्ब जेली, टिनोफोरा में कम्ब जेली, टिनोफोरा में क्या होती है? कम्ब जेली एक अच्छा उदाहरण है। टिनोफोरा का अच्छा उदाहरण क्या भाई? टिनोफोरा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है कम्ब जेली। सॉरी, कम्ब जेली नहीं है, ये गलती से लिखा गया भाई, कोम्ब जेली है ये। कोम्ब मतलब कंगे जैसी, मैं भी सोचूं क्या लिखा, कोम्ब जेली। और इसका एक और अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, न्यूडा, न्यूडा, रट लो भाई, उदाहरणों को रट लो, ठीक है, यही से क्वेश्चन बनने वाले हैं। टिनोफोरा में कौन सी है भाई? कोम्ब जेली। याद रखो, टीनो से टीनू, टीनू क्या करता है? सी से क्या के कोम्ब, क्या करता है? कोम्ब, जेल लगा के कोम्ब करता है। इस प्रकार याद रखोगे न्यूडा, ठीक है, न्यूड होके याद रख लेना, न्यूड होके करता, नंगा होके करा है टीनू, ठीक है, टीनू बहुत बदमाश है, ठीक है, समझ में आई? आगे चलेंगे भाई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, पहले तो भाई ना कोई सेल नहीं थी, मतलब एक मतलब कि सिर्फ यूनिसेलुलर जीव थे उसमें, और फिर उसके बाद सेलुलर लेवल आया, सेलुलर के बाद क्या बने भाई? टिश्यू लेवल आया। अब टिश्यू से क्या बन गया साथियों? ऑर्गन बन गया भाई। क्या बन गया भाई? ऑर्गन बन गए। उत्तक मिलकर एक अंग बनाते हैं, एक अंग विशेष कार्य करता है। इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस, चपटे वर्मी, चपटे वर्मी या फिर फ्लैट वर्मी आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें कौन कौन से आते हैं? प्लेनेरिया और टेपवर्म, प्लेनेरिया और टेपवर्म। कौन कौन से साथियों? प्लेनेरिया आता है और भाई टेप बोर्म आता है, और इसमें एक हमारे शरीर में लीवर में होता है लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक भी एक अच्छा उदाहरण है प्लेटीहेल्मिन्थेस का साथियों, ठीक है। क्या नाम है? लीवर फ्लूक, ठीक है। और इसका लीवर फ्लूक को साथियों फैसिओला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैसिओला, फैसिओला भी इसको बोला जाता है। समझ में आया भाई? पैसी नहीं, फैसियोला भी बोलते हैं, लीवर फ्लूक है। और भाई इसमें आपका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, इसमें आता है टीनिया सैगिनाटा, टीनिया सैगिनाटा। एक एग्जांपल और लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, टीनिया, टीनिया सैगिनाटा, टीनिया सैगिनाटा। समझ में आई भाई? क्या था भाई? टीनिया, टीनिया सैगिनाटा, ठीक है। यह होता क्या है? सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं भाई। भाई जब गाय का मांस होता है ना, ये गाय का मांस सड़ जाता है, तो उसमें हो जाए गाय के मांस में, किस में होता है? लिख लेना, गाय के मांस में, गाय के मांस में होता है टीनिया सैगिनाटा, टीनिया सैगिनाटा। समझ में आई? तो कौन कौन से? प्लेटीहेल्मिन्थेस है, प्लेनेरिया है, टेपवर्म है, टीनिया सैगिनाटा है और लीवर फ्लूक है, ठीक है। और उससे आगे चलते हैं साथियों, उससे आगे चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए इतनी मेहनत के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि अब क्या बने थे। अब इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले हम पढ़ के आए थे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल से भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। एक ऑर्गन से और ऑर्गन मिलेंगे तो सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई? तो भाई अंग मिलकर अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो जटिल कार्यों का संचालन करते हैं। अब भाई जो भी बच गए ना प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद सारे, ठीक है,
ठीक है। प्लेटी हेलमिंथीज के बाद क्या आता है, एस्के हेलमिंथीज, और नेमेटोडा को ही एस्के हेलमिंथीज बोलते हैं। नेमेटोडा को ही एस्के हेलमिंथीज बोला जाता है। ठीक है, समझ में, एस्के LMNTHES, एस्के हेलमिंथीज बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद सारे, ठीक है, जो मैंने सीक्वेंस से आपको पढ़ाए थे उस सीक्वेंस को ही याद करना, ताकि आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद करने में आपको बहुत सहायता मिले। समझ में आई। नेमेटोडा में क्या होते हैं, नेमेटोडा में एस्के हेलमिंथीज में राउंड वर्म होते हैं, गोलाकृमि। कैसे होते हैं, गोलाकृमि, जो गोल होते हैं वे ऑर्गेनिज्म। एनेलिडा में कीड़े होते हैं भाई, सॉरी एनेलिडा में कीड़े नहीं होते भाई, सॉरी, एनेलिडा में भाई केचुआ, जोंक, केचुआ, जोंक, ये सारे एनेलिडा में आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में होते हैं भाई कीड़े कैड़े, आर्थ्रोपोडा में होते हैं भाई कीड़े। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में जैसे कि कीट, केकड़ा, मकड़ी। मोलास्का में गेंगा और ऑक्टोपस, मोलास्का में गेंगा और ऑक्टोपस, गेंगा और ऑक्टोपस भाई। इकाइनोडर्मेटा, इसमें होती है भाई स्टार फिश, समुद्री खीरा, स्टार फिश। कोर्डेटा भाई ये सारे के सारे अपने मेरे मछली होगी, सरी उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी, ये सारे के सारे मैं बता के आया हूँ, सारे के सारे आया हूँ ना बता के। अब पढ़ेंगे साथियों सिमेट्री। आप पढ़ने वाले हैं भाई सिमेट्री को पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के आ चुके हैं भाई, अब सिमेट्री को पढ़ेंगे। सिमेट्री भी बड़ी आसान है और हर एक चीज़ आसान है, सिर्फ इनके एग्जाम्पल से ही पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारे एस्के हेलमिंथीज, सॉरी जो प्लेटी हेलमिंथीज है वो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, आपको बता देना है कि वो ऑर्गन लेवल पे आते हैं। किस पे, ऑर्गन लेवल पे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आप देखो थ्योरी अच्छे से पढ़ लो तो MCQ तो आप फटाफट ही कर दोगे। समझ में आई मेरी बात। तो आगे चलते भाई सिमेट्री देखते हैं। ठीक है, सिमेट्री में जीव जंतुओं को सिमेट्री मतलब समिति के आधार पर उन्हें मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री होती है। देखो भाई, बाइलेटरल सिमेट्री, इस प्रकार के जीवों में शरीर को केवल एक मध्य रेखा द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, ठीक है, और भाई इसको क्या कहें, मध्य भाग से इसे वह कर देते हैं, बांट देते हैं दो भागों में। ठीक है, राइट और अच्छा देखो ऐसे, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। समझ में आई मेरी बात। तो इस प्रकार से दो भागों में बांटते थे बाइलेटरल सिमेट्री में जीव को। अब इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं भाई। देखो बाइलेटरल सिमेट्री में देखो प्लेटी मतलब चपटे कर्मी है, रेन को आसानी से बांटा जा सकता है बिल्कुल। अब है नेमेटोडा, जिसका दूसरा नाम है एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज कैसे होते हैं, मतलब कि राउंड वर्मी होते हैं, इनको भी दो बराबर भागों में बांटा सकता है। ठीक है, अब आगे एनेलिडा। एनेलिडा में क्या होते हैं भाई, इसमें एनेलिडा में बताइए भाई, मैं आपको बता के आया हूँ कि एनेलिडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं भाई। इसमें सबसे पहला हमारा आता है केचुआ। केचुआ, इसे भी आप आसानी से पहचान सकते हो, जब आप इनके एग्जाम्पल याद कर लोगे तो आपको सभी के सभी याद आ जाएंगे। केचुआ हो गया, जोंक हो गया। ये देखो केचुआ होता है ऐसे लंबा होता है, ठीक है। अब इसको भी आप बांट सकते हो, जोंक को भी बांट सकते हो। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलास्का और कोर्डेटा। समझ में आई, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको याद रखनी है। समझ में आई मेरी बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि प्लेटी हेलमिंथीज के बाद सारे, प्लेटी हेलमिंथीज के बाद जो भी हैं वे सारे के सारे कौन सी उसमें आते हैं भाई, वे आते हैं हमारे बाइलेटरल सिमेट्री में। इसमें सिर्फ एक चीज़ को छोड़ देना है, इकाइनोडर्मेटा को, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री में इकाइनोडर्मेटा नहीं आता है। इकाइनोडर्मेटा मेरे बेटा नहीं आता है, यह बात याद रखनी है सारे ने। समझ में आ चुकी है, ये बिल्कुल
याद रखना है, इकाइनोडर्मेटा बाइलेटरल सिमेट्री के अंतर्गत नहीं आता है। समझ में आई? और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्टार फिश हो गया भाई, समुद्री खीरा हो गया भाई, समुद्री अर्चिन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इकाइनोडर्मेटा नहीं आता है। रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत जो बच गए वे आते हैं, रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत। इस प्रकार के जीवों में शरीर को एकाधिक सममितीय रेखाओं द्वारा विभाजित किया जा सकता है, बहुत सारी, जिससे अनेक शरीर के सभी भाग केंद्र से समान रूप से फैले होते हैं। आप ये पढ़ने की जरूरत है नहीं, सीधी याद रखो कौन कौन से आम भाई। देखो कौन सा बच गया था, कौन कौन से बच गए थे? निडीरिया और इकाइनोडर्मेटा, निडीरिया और इकाइनोडर्मेटा। समझ में आई? कौन कौन सा बच गया था? निडीरिया और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा किसके अंतर्गत आता है? रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत आता है, रेडियल सिमेट्री के अंदर आता है। आगे बात समझ में? ठीक है। पोरीफेरा में होती है वो नहीं भाई, पोरीफेरा में नहीं होती। समझ में आया भाई? पोरीफेरा किसी में भी नहीं आता है। ठीक है। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जब इकाइनोडर्मेटा का एक छोटा रूप होता है ना, लार्वा, मतलब लार्वा हुआ है, इसके अंदर का लार्वा हुआ है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है शुरू में, पर जब वो बड़ा हो जाना और रेडियल सिमेट्री, यह थोड़ा इसका एक्सेप्शन है। और यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भाई रटो, ऐसे रट लो कि पेपर में क्वेश्चन दिखा और सीधा टिक मार दिया, बस। समझ में आई? बिल्कुल। चलते हैं भाई। ठीक है। अब देखो भाई, आपने बाइलेटरल सिमेट्री बेरा होगी ना, जो एक कोई जीव होना आधा आधा बांट फिर लेफ्ट और राइट में। देखो ये शुरू की तो होगी, तो हमने एक सीधा एग्जांपल याद आना चाहिए, प्लेटियल मेंथिस। हाँ, प्लेटियल मेंथिस मतलब प्लेट, और उन्हें तब दो भाग हम बांट सके हैं। अब उसके बाद जो है ना, जो सीक्वेंस याद कराया था ना शुरू से लेकर, वो जो था हमारा पोरीफेरा था, निडीरिया था और टिनोफोरा था। ठीक है। प्लेटियल मेंथिस था, एस्केल मेंथिस था, एनेलिडा था, आर्थ्रोपोडा था, मोलास्का था, इकाइनोडर्मेटा। तो ये सारे के सारे सीक्वेंस में प्लेटियल मेंथिस के बाद सारे, पर इसमें ये नहीं आता, इकाइनोडर्मेटा बाइलेटरल सिमेट्री में नहीं आता। समझ में आई? ठीक है भाई, चले भाई आगे। चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने, चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब। बेहतरीन आपके लिए नोट्स हैं और बेहतरीन सीरीज है। ठीक है। क्या हुआ, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है फिलहाल, आप नोट से पढ़ो। और मेरे को मज़ा भी यही ऐसे ही पढ़ाने में आ रहा है, क्योंकि एक बिल्कुल रैपिड रिवीजन हो रहा है। रिवीजन नहीं कह सकते, रैपिड तरीके से हम सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। समझ में आई बात? आगे चलते हैं भाई। जर्म लेयर, एनिमल किंग, जर्म लेयर क्या होती है भाई? देखो समझो भाई, जर्म लेयर, एनिमल किंगडम में जर्म लेयर भ्रूण, एम्ब्रियो के विकास के दौरान बनने वाली प्राथमिक परतें होती हैं, जैसे विभिन्न ऊतकों, टिश्यू और अंगों का निर्माण होता है। जैसे कि टाइप ऑफ जर्म लेयर कितनी होती है भाई? जर्म लेयर देखो भाई, जर्म लेयर मोनोब्लास्टिक एक जर्म लेयर। देखो भाई, एनसीईआरटी के मानने तो जो ये पोरीफेरा फाइलम है ना, इसको डिप्लोब्लास्टिक बोला गया है, डिप्लोब्लास्टिक बोला गया है इसमें, इसको पोरीफेरा फाइलम को डिप्लोब्लास्टिक। ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी मतलब कि आपको प्रेफरेंस इसको ही देनी है। अगर पोरीफेरा फाइलम अगर ऑप्शन में डिप्लोब्लास्टिक है तो आप डिप्लोब्लास्टिक को ही लाओगे। किसको लाओगे? डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आई? डिप्लोब्लास्टिक को ही लाओगे, पोरीफेरा फाइलम को। अगर डिप्लोब्लास्टिक ऑप्शन में नहीं है फिर आप मोनोब्लास्टिक के साथ जाओगे। भाई ये गूगल सर्च से और भी बहुत सारी किताबों में भी पोरीफेरा को मोनोब्लास्टिक बताया है। समझ में आई मेरी बात? पर आपको प्रेफरेंस इसको ही देनी है। आगे चलेंगे। डिप्लो मतलब नाम से दो जर्म लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो एक्टोडर्म, सबसे बाहरी परत। भाई देखो समझ में बात आओ, जब आप जन्म हो रहा होता है भ्रूण में 3 प्रकार की लेयर होती हैं। ठीक है। एक तो सबसे बाहरी होती है एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मीजोड्रम और कति अंदर वाली होती है एंडोड्रम। तो डिप्लोब्लास्टिक में दो ही होंगी, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, एक बाहरी परत एक आंतरिक परत, एक एक्टोडर्म और एक एंडोड्रम। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से आते हैं? निडीरिया मतलब या फिर सिलेंट्रेटा, हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है, और सी
एनीमोना, जिसे एडामासिया भी बोलते हैं, सी एनो एनीमोना, सी एनोमिना। हाइड्रा जेलीफिश प्रमुख उदाहरण है, और इसके जेलीफिश को बोल देते हैं एरोलिया, ठीक है, एरोलिया, और सी एनामोना भी याद रख सकते हैं। टीनोफोरा के अंतर्गत क्या आते हैं भाई? टीनोफोरा के अंतर्गत, ठीक है। टीनोफोरा बताइए भाई, टीनोफोरा के अंतर्गत देखो सबसे पहले निडीरिया और टीनोफोरा, इनमें होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होती है भाई? डिप्लोब्लास्टिक, और साथ साथ में पोरीफेरा, मतलब कि पहले तीनों में जो हमारी वह लेयर होती है वे हमारी डिप्लोब्लास्टिक होती है। यह सारी की सारी चीज़ें आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी तो भाई इनके एग्जाम्पल ही होते हैं, एग्जाम्पल इनके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, समझ में आई? तो भाई जो टीनोफोरा है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते? कोम्ब जेली बताई थी ना, कोम्ब जेली, टीनो न्यूड होगा, और न्यूडा, और कुछ और एग्जाम्पल है, ठीक है, प्लोरो ब्रैचिया और टीनोप्लाना, टीनोफोरा था, टीनोप्लाना याद रखना। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन से? 3 जर्म लेयर, एक्टोड्रम बाहरी परत, मेसोड्रम मध्य परत, एंडोड्रम आंतरिक परत, और इसमें वे सारे हैं जो बच गए थे। प्लेटिहेल्मिन्थेस में फिर मैंने बार एग्जांपल दे रखे हैं, क्योंकि एग्जांपल सही क्वेश्चन आते तो बार दे दिए, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस में प्लेनेरिया लिवर फ्लूक, ठीक है, जिसे फैसियोला बोलते हैं, टेपवर्म, ठीक है, और मैंने एक बताया था टीनिया सेंगियाटा, ठीक है, कुछ ऐसा ही था, जो गाय के मांस में पाया जाता है। नेमेटोडा को एस्केल्मंथीज बोलते हैं, ठीक है, क्या? एस्केहेल्मंथीज, इसमें एस्केरीज आता है, व्यूचोरिया, ये दोनों गोलाकृमि होते हैं, ठीक है, एस्केरीज और व्यूचोरिया। एनलिडा फाइलम में अर्थवॉर्म और नीच, ठीक है। ऑर्थोपोडा में कीड़े आंगरा, कॉकरोच, बटरफ्लाई, क्रैब, समझ में आई? मोलास्का में क्या आता है भाई? सेब का घेंगा, जिसे पीलिया बोलते हैं। ऑक्टोपस, यूनियो क्या होता है? मुक्ता बनाने वाला घेंगा, मोती बनाने वाला यूनियो होता है। इकाइनोडर्मेटस स्टारफिश आती है, ठीक है, और सी अर्चिन आता है, ठीक है, और सी ककुम्बर भी आता है, समुद्री खीरा। कोरडेटा में सभी के सभी कशेरुकी आते हैं, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, पर्ड, ह्यूमन, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब देखो भाई, अगली वीडियो में हम आपको क्या कराएंगे, एक फाइलम डिटेल में, एक फाइलम। वैसे आपको सभी का आइडिया तो हो ही गया है, बस छोटी सी चीज़ याद रखनी है, जिसमें आप सभी चीज़ों का ध्यान से देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। और प्यारे दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए भाई सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, तो कर दीजिए भाई सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा फाइलम है, जो भी ये सारे के सारे हैं ना, एकदम सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में कराएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।